नमस्कार दोस्तों, मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं किस्से कहानियों का हमारे जीवन पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है। कभी कभी तो आम जीवन से निकलकर कोई कहानी किताबों तक पहुंच जाती है और कभी कभी किताबों की कहानियों को पढ़कर आम जीवन में अनेक नई कहानियाँ बनने लगती हैं। ये किस्से और कहानियाँ हमारे जीवन का हिस्सा होते हैं और हमारे जीवन से ही निकल कर आते हैं। हम पढ़ रहे थे धर्मवीर भारती जी का सुप्रसिद्ध उपन्यास गुनाहों का देवता। इससे संबंधित 3 भाग हम पढ़ चुके हैं। आइए आगे की यात्रा को जारी रखते हैं। लीजिए सुनिएगा गुनाहों का देवता का भाग 4 मेरी आवाज़ में। एक गम कदे की शाम, मन उदास, तबीयत उचटी सी, सितारों की रोशनी फीकी लग रही थी। मार्च की शुरुआत थी और फिर भी जाने शाम इतनी गर्म थी या सुधा को ही इतनी बेचैनी लग रही थी। पहले वे जाकर सामने के लॉन में बैठी, लेकिन सामने के मोलसिरी के पेड़ में छोटी छोटी गोरैयों ने मिलकर इतनी जोर से चहचहाना शुरू किया कि उसकी तबीयत घबरा उठी। वह इस वक्त एकांत चाहती थी और सबसे बढ़कर सन्नाटा चाहती थी, जहाँ कोई न बोले, कोई न बात करे, सभी खामोशी में डूबे हुए हों। वह उठकर टहलने लगी और जब लगा कि पैरों में ताकत ही नहीं रही तो फिर लेट गई हरी हरी घास पर। मंगलवार की शाम थी और अभी तक पापा नहीं आए थे। आना तो दूर, पापा या चंद्र के हाथ के एक पुर्जे के लिए तरस गई थी। किसी ने ये भी नहीं लिखा कि वे लोग कहाँ रह गए हैं या कब तक आएंगे। किसी को भी सुधा का ख्याल नहीं। शनिवार या इतवार को तो वह हर रोज़ खाना खाते वक्त रोई। चाय पीना तो उसने उसी दिन से छोड़ दिया था और सोमवार को सुबह पापा नहीं आए तो वह इतना फूट फूट कर रोई कि महाराजिन को सिकती हुई रोटी छोड़कर चूल्हे की आंच निकालकर सुधा को समझाने आना पड़ा। और सुधा की रुलाई देखकर तो महाराजिन के हाथ पांव ढीले हो गए थे। उनकी सारी डांट हवा हो गई थी और वे सुधा का मुंह ही मुंह देखती थी। कल से कॉलेज भी नहीं गई थी और दोनों दिन इंतजार करती रही कि कहीं दोपहर को पापा ने आ जाए। गेसू से भी 2 दिन से मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन मंगल को दोपहर तक जब कोई खबर न आई तो उसकी घबराहट बेकाबू हो गई। इस वक्त उसने बिसरिया से कोई भी बात नहीं की। आधा घंटा पढ़ने के बाद उसने कहा कि उसके सिर में दर्द हो रहा है और उसके बाद खूब रोई। उसके बाद उठी, चाय पी, मुंह हाथ धोया और सामने के लॉन में टहलने लगी और फिर लेट गई हरी हरी घास पर। बड़ी ही उदास शाम थी और क्षितिज की लाली के होठ भी स्याह पड़ गए थे। बादल सांस रोके पड़े थे और खामोश सितारे टिमटिमा रहे थे। बगुलों की धुंधली धुंधली कतारें पर मारती हुई गुजर रही थी। सुधा ने एक लंबी सांस लेकर सोचा कि अगर वह चिड़िया होती तो एक क्षण में उड़कर जहाँ चाहती वहाँ की खबर ले आती। पापा इस वक्त घूमने गए होंगे। चंद्र अपने दोस्तों की टोली में बैठा रंग रेलियाँ कर रहा होगा। वहाँ भी दोस्त बना लिए होंगे उसने। बड़ा बातूनी है चंद्र और बड़ा मीठे स्वभाव का है। आज तक किसी से सुधा ने उसकी बुराई नहीं सुनी। सभी उसको प्यार करते थे, यहाँ तक कि महाराजिन, जो सुधा को हमेशा डांटती रहती थी, चंद्र का हमेशा पक्ष लेती थी और सुधा हर एक से पूछ लेती थी कि चंद्र के बारे में उसकी क्या राय है। लेकिन सब लोग जितनी चंद्र की तारीफ करते वह उतना अच्छा उसे नहीं समझती थी। आदमी की परख तब होती है जब दिन रात बरते। चंद्र उसका ऊन कभी नहीं लाकर देता था। बादामी रंग का रेशम मंगाओ तो केसरिया रंग का ला देता था। इतने नक्शे बनाता रहता था और सुधा ने हमेशा उससे कहा कि मेज पोश की कोई डिजाइन बना दो, तो उसने कभी नहीं बनाई। एक बार सुधा ने बहुत अच्छी वायल कानपुर से मंगवाई और चंद्र से कहा, लाओ ये बहुत अच्छी है, इस पर हम किनारे की डिजाइन बना देंगे। और उसके बाद उसने उसमें तमाम पान जैसा जाने क्या बना दिया। और जब सुधा ने पूछा ये क्या है तो बोला लंका का नक्शा है। जब सुधा बिगड़ी तो बोला लड़कियों के हृदय में रावण से मेघनाथ तक करोड़ों राक्षसों का वास होता है, इसलिए उनकी पोशाक में लंका का नक्शा ज़्यादा सुशोभित होता है। मारे गुस्से के सुधा ने वह धोती अपनी मालिन को दे डाली थी। ये सब बातें तो किसी को मालूम नहीं। उनके सामने तो जरा सा कपूर साहब हंस दिए, 4 मजाक की बातें कर दी, छोटे मोटे उनके काम कर दिए, मीठी बातें कर ली और सब समझे कपूर साहब तो बिल्कुल गुलाब के फूल हैं। लेकिन कपूर साहब एक तीखे कांटे हैं जो दिन रात सुधा के मन में चुभते रहते हैं। ये तो दुनिया को नहीं मालूम। दुनिया क्या जाने कि सुधा कितनी परेशान रहती है चंद्र की आदतों से। अगर दुनिया को मालूम हो जाए तो कोई चंद्र की जरा भी तारीफ न करे। सब सुधा को ही ज़्यादा अच्छा कहें, लेकिन सुधा कभी किसी से कुछ नहीं कहती। मगर आज उसका मन हो रहा था कि किसी से चंद्र की जी भरकर बुराई कर ले तो उसका मन बहुत हल्का हो जाए।
चलो बिटिया रानी, तई खाए लेव, फिर भीतर लेटो, अभिन लेटे का वक्त नहीं आवा। सहसा महाराजिन ने आकर सुधा की स्वपन श्रृंखला तोड़ते हुए कहा, अब हम नहीं खाएंगे, भूख नहीं। सुधा ने अपने सुनहले सपनों में ही डूबी हुई बेहोश आवाज में जवाब दिया, खाए लेव बिटिया, खाए पिए छोड़ से कसस काम चली, आओ उठो, महाराजी ने बड़े दुलार से कहा। सुधा पीछा छूटने की कोई आशा न देखकर उठ गई और चल दी खाने। कोर उठाते ही उसकी आंख से आंसू छलक आए, लेकिन अपने को रोक लिया उसने। दूसरों के सामने अपने को बहुत शांत रखना आता था उसे। 2 कोर खाने के बाद वे महाराजिन से बोली, आज कोई चिट्ठी तो नहीं आई? नहीं बिटिया, आज तो दिन भर घरे में रहो, महाराजिन ने पराठे उलटते हुए जवाब दिया। काहे बिटिया, बाबूजी कुछो नहीं लिखिन तो छोटे बाबू तो लिख देते। अरे महाराजिन, यही तो हमारी जान का रोना है। हम चाहे रो रो कर मर जाएं, मगर न पापा को ख्याल न पापा के शिष्य को। और चंद्र तो ऐसे खराब है ही, हम क्या करें? ऐसे स्वार्थी हैं अपने मतलब के कि बस सुबह शाम आए और हम या पापा न मिले तो आफत ढा देंगे। बहुत घूमने लगी हो तुम, बहुत बाहर कदम निकल गया है तुम्हारा। और सच पूछो तो चंद्र की वजह से हमने सब जगह आना जाना बंद कर दिया। और खुद है कि आज लखनऊ, कल कलकत्ता, और एक चिट्ठी भेजने तक का वक्त नहीं मिलता। अभी हम ऐसा करते तो हमारी जान नोच खाते। और पापा को देखो, उनके दुलारे उनके साथ हैं तो बस, और किसी की फिक्र ही नहीं। अब तुम महाराजिन, चंद्र को तो कभी कुछ चाय वाय बना के मत देना। काहे बिटिया, काहे कोसत हो? कैसा चांद से तो हैं छोटे बाबू, और कैसा हंस के बातें करत हैं। माई का जाने कैसे हियाव पड़ा कि उन्हें अलग के दिहिस। बेचारा होटल में जाने कैसे रोटी खात होई। उन्हें हिचई बुलाव लेव तो अपने हाथ की खिलाए के 2 महीना माँ मोटा के दई। हमें तो से ज़्यादा उसकी ममता लागत है। बीबी जी बाहर एक मेम पूछत है, हियाँ कोनो डॉक्टर रहते? हम कहाँ नहीं, हियाँ तो बाबूजी रहते। तो कहत है नहीं, यही मकान आई। मालिनी सहसा आकर बहुत स्वतंत्र स्वरों में कहा, बैठाओ उन्हें, हम आते हैं। सुधा ने कहा और जल्दी जल्दी खाना शुरू किया और जल्दी जल्दी ख़त्म कर दिया। बाहर जाकर उसने देखा तो नील कांटे के झाड़ से टिकी हुई एक बाईसाइकिल रखी थी और एक ईसाई लड़की लॉन पर टहल रही है। होगी करीब 24-25 बरस की, लेकिन बहुत अच्छी लग रही थी। कहिए, आप किसे पूछ रही हैं? सुधा ने अंग्रेजी में पूछा। मैं डॉक्टर शुक्ला से मिलने आई हूँ, उसने शुद्ध हिंदुस्तानी में कहा। वे तो बाहर गए हैं और कब आएंगे कुछ पता नहीं। कोई खास काम है आपको? सुधा ने पूछा। नहीं, यूं ही मिलने आ गई। आप उनकी लड़की हैं? उसने साइकिल उठाते हुए कहा। जी हाँ, लेकिन अपना नाम तो बताती जाइए। मेरा नाम कोई महत्वपूर्ण नहीं, मैं उनसे मिल लूँगी। और हाँ, आप उसे जानती हैं, मिस्टर कपूर को? आहा, आप पम्मी हैं, मिस डिक्रूज। सुधा को एकदम ख्याल आ गया। आइए आइए, हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे। चलिए बैठिए। सुधा ने बड़ी बेतकल्लुफ़ी से उनकी साइकिल पकड़ ली। अच्छा अच्छा, चलो, कहकर पम्मी जाकर ड्राइंग रूम में बैठ गई। मिस्टर कपूर रहते हैं कहाँ? पम्मी ने बैठने से पहले पूछा। रहते तो वे चौक में हैं, लेकिन आजकल तो वे भी पापा के साथ बाहर गए हैं। वे तो आपकी एक दिन बहुत तारीफ़ कर रहे थे। बहुत तारीफ़? इतनी तारीफ़ किसी लड़की की करते तो हमने सुना नहीं। सचमुच? पम्मी का चेहरा लाल हो गया। वे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। थोड़ी देर पम्मी चुप रही, फिर बोली, क्या बताया था उन्होंने हमारे बारे में? ओहो, तमाम। एक दिन शाम को तो हम लोग आप ही के बारे में बातें करते रहे, आपके भाई के बारे में बताते रहे, फिर आपके काम के बारे में बताया कि आप कितना तेज़ टाइप करती हैं, फिर आपकी रुचियों के बारे में बताया कि आपको साहित्य में बहुत शौक़ नहीं है और आप शादी से बेहद नफ़रत करती हैं और आप ज़्यादा मिलती जुलती नहीं, बाहर आती जाती नहीं। और मिस डिक्रूज? न, आप पम्मी कहिए मुझे। हाँ तो मिस पम्मी, शायद इसलिए आप उसे इतनी अच्छी लगी कि आप कहीं आती जाती नहीं। वह लड़कियों का आना जाना और आज़ादी बहुत नापसंद करता है। सुधा बोली। नहीं, वह ठीक सोचता है, पम्मी बोली। मैं शादी और तलाक के बाद इसी नतीजे पर पहुंची हूं कि 14 बरस से 34 बरस तक लड़कियों को बहुत शासन में रहना चाहिए, पम्मी ने गंभीरता से कहा। एक ईसाई मेम के मुंह से ये बात सुनकर सुधा दंग रह गई। क्यों? उसने पूछा। इसलिए कि इस उम्र में लड़कियां बहुत नादान होती हैं और जो कोई भी 4 मीठी बातें करता है तो लड़कियां समझती हैं कि इससे ज़्यादा प्यार उन्हें कोई नहीं करता
और इस उम्र में जो कोई भी ऐरा गैरा उनके संसर्ग में आ जाता है उसे वे प्यार का देवता समझने लगती हैं, और नतीजा ये होता है कि वे ऐसे जाल में फंस जाती हैं कि जिंदगी भर उससे छुटकारा नहीं मिलता। मेरा तो ये विचार है कि या तो लड़कियां 34 बरस के बाद शादियां करें जब वे अच्छा बुरा समझने के लायक हो जाएं, नहीं तो मुझे तो हिंदुओं का कायदा सबसे ज़्यादा पसंद आता है कि 14 वर्ष से पहले लड़की की शादी कर दी जाए और उसके बाद उसका संसर्ग उसी आदमी से रहे जिससे उसे ज़िंदगी भर निभाह करना है, और अपने विकास क्रम में दोनों ही एक दूसरे को समझते चले। लेकिन ये तो सबसे भद्दा तरीका है कि 14 और 34 बरस के बीच में लड़की की शादी हो या उससे आज़ादी दी जाए। मैंने तो स्वयं अपने ऊपर बंधन बांध लिए थे। तुम्हारी तो शादी अभी नहीं हुई? नहीं। बहुत ठीक, तुम 34 बरस से पहले शादी मत करना। अच्छा हाँ, और क्या बताया चंद्र ने मेरे बारे में? और तो कुछ खास नहीं। हाँ, ये कह रहा था आपको चाय और सिगरेट बहुत अच्छी लगती है। ओहो, देखिए मैं भूल ही गई। लीजिए सिगरेट मंगवाती हूँ। और सुधा ने घंटी बजाई। रहने दीजिए, मैं सिगरेट छोड़ रही हूँ। क्यों? इसलिए कि कपूर को अच्छा नहीं लगता, और अब वह मेरा दोस्त बन गया है और दोस्ती में एक दूसरे से निभा ही करना पड़ता है। उसने आपसे ये नहीं बताया कि मैंने उसे दोस्त मान लिया है? पम्मी ने पूछा। जी हाँ, बताया था। अच्छा तो चाय लीजिए। हाँ हाँ, चाय मंगवा लीजिए। आपका कपूर से क्या संबंध है? पम्मी ने पूछा। कुछ नहीं, मुझसे भला क्या संबंध होगा उनका? जब देखिए तब बिगड़ते रहते हैं मुझ पर, और बाहर गए हैं और आज तक कोई खत नहीं भेजा। ये कहीं संबंध है? नहीं, मेरा मतलब आप उनसे घनिष्ठ हैं, या कभी वे छिपाते तो नहीं मुझसे कुछ? क्यों? तब तो ठीक है, सच्चे दिल के आदमी मालूम पड़ते हैं। आप तो ये बता सकती हैं कि उन्हें क्या क्या चीज़ें पसंद हैं। हाँ, उन्हें कविता पसंद है। बस कविता के बारे में बात न कीजिए, कविता सुना दीजिए उन्हें, या कविता की किताब दे दीजिए उन्हें। और उनको सुबह घूमना पसंद है, रात को गंगा जी की सैर करना पसंद है, सिनेमा तो बेहद पसंद है। और क्या? चाय की पत्ती का हलवा पसंद है। ये क्या होता है? मेरा मतलब बिना दूध की चाय उन्हें पसंद है। अच्छा अच्छा, देखिए आप सोचेंगी कि मैं इस तरह से मिस्टर कपूर के बारे में पूछ रही हूँ जैसे मैं कोई जासूस हूँ, लेकिन असल बात मैं आपको बता दूँ, मैं पिछले 2-3 साल से अकेली रहती रही, किसी से भी नहीं मिलती जुलती थी। उस दिन मिस्टर कपूर गए तो पता नहीं क्यों मुझ पर प्रभाव पड़ा। उनको देखकर ऐसा लगा कि ये आदमी है जिसमें दिल की सच्चाई है, जो आदमियों में बिल्कुल नहीं होती। तभी मैंने सोचा इनसे दोस्ती कर लूं, लेकिन चूंकि एक बार दोस्ती करके विवाह और विवाह के बाद अलगाव मैं भोग चुकी हूं, इसलिए इनके बारे में पूरी जांच पड़ताल कर लेना चाहती हूं। लेकिन दोस्त तो अब बना ही चुकी हूं। चाय आ गई थी और पम्मी ने सुधा के प्याले में चाय डाली। मैं तो अभी खाना खा चुकी हूँ, सुधा बोली। पम्मी ने 2-3 चुस्कियों के बाद कहा, आपके बारे में चंद्र ने मुझसे कहा था। कहा होगा, सुधा मुंह बिगाड़ कर बोली। मेरी बुराई कर रहे होंगे, और क्या? पम्मी चाय के प्याले से उठते हुए धुएं को देखती हुई अपने ही ख्याल में डूबी थी। थोड़ी देर बाद बोली, मेरा अनुमान गलत नहीं होता। मैंने कपूर को देखते ही समझ लिया था कि यही मेरे लिए उपयुक्त मित्र है। मैंने कविता पढ़नी बहुत दिनों से छोड़ दी, लेकिन किसी कवित्री ने, शायद मिसेज ब्राउनिंग ने, कहीं लिखा था कि वह मेरी ज़िंदगी में रोशनी बनकर आया। उसे देखते ही मैं समझ गई कि ये वह आदमी है जिसके हाथ में मेरे दिल के सभी राज सुरक्षित रहेंगे। वह खेल नहीं करेगा और प्यार भी नहीं करेगा, जीवन में आकर भी जीवन से दूर और सपनों में बंधकर भी सपनों से अलग। ये बात कपूर पर बहुत लागू होती है। माफ़ करना मिस सुधा, मैं आपसे इसलिए कह रही हूँ कि आप इनकी घनिष्ठ हैं और आप उन्हें बतला देंगी कि मेरा क्या ख्याल है उनके बारे में। अच्छा, अब मैं चलूँगी। बैठिए न, सुधा बोली। नहीं, मेरा भाई अकेला खाने के लिए इंतज़ार कर रहा होगा। उठते हुए पम्मी ने कहा, आप बहुत अच्छी हैं। इस वक्त आप आई तो मैं थोड़ी सी चिंता भूल गई, वरना मैं 3 दिन से उदास थी। बैठिए, कुछ और चंद्र के बारे में बताइए न। अब नहीं, वह अपने ढंग का अकेला आदमी है, ये मैं कह सकती हूँ। ओह, तुम्हारी आंखें बड़ी सुंदर हैं, देखूँ? और छोटे बच्चे की तरह उसके मुंह को हथेलियों के ऊपर उठाकर पम्मी ने कहा, बहुत सुंदर आंखें हैं। माफ़ करना, मैं कपूर से भी इतनी ही बेतकल्लुफ़ हूँ। सुधा झेंप गई, उसने आंखें नीची कर ली। पम्मी ने अपनी साइकिल उठाते हुए कहा, कपूर के साथ आप आइएगा। और आपने कहा था कपूर को कविता पसंद है? जी हाँ, गुड नाइट। जब पम्मी बंगले पर पहुंची तो उसकी साइकिल के कैरियर में अंग्रेजी कविता के 5-6 ग्रंथ बंधे थे। 8 बज चुके थे। सुधा जाकर अपने बिस्तरे पर लेटकर पढ़ने लगी।
अंग्रेजी कविता पढ़ रही थी। अंग्रेजी लड़कियां कितनी आज़ाद और स्वच्छंद होती होंगी। जब पम्मी जो ईसाई है इतनी आज़ाद है, उसने सोचा और पम्मी कितनी अच्छी है। उसकी बेतकल्लुफ़ी में भोलापन तो नहीं है, पर सरलता बेहद है। बड़ा साफ दिल है, कुछ छिपाना नहीं जानती। और सुधा से सिर्फ 5-6 साल बड़ी है, लेकिन सुधा उसके सामने बच्ची लगती है। कितना जानती है पम्मी और कितनी अच्छी समझ है उसकी। और चंद्र की तारीफ करते नहीं थकती। चंद्र के लिए उसने सिगरेट छोड़ दी। चंद्र उसका दोस्त है। इतनी पढ़ी लिखी लड़की के लिए रोशनी का देवदूत है। सचमुच चंद्र पर सुधा को गर्व है। और उसी चंद्र से वह लड़ झगड़ लेती है, इतनी मान मनोहार कर लेती है। और चंद्र सब बर्दाश्त कर लेता है, वरना चंद्र के इतने बड़े बड़े दोस्त हैं और चंद्र की इतनी इज्जत है। अगर चंद्र चाहे तो सुधा की रत्ती भर परवाह न करे, लेकिन चंद्र सुधा की भली बुरी बात बर्दाश्त कर लेता है। और वह कितना परेशान करती रहती है चंद्र को। कभी अगर सचमुच चंद्र बहुत नाराज़ हो गया और सचमुच हमेशा के लिए बोलना छोड़ दे तब क्या होगा? या चंद्र यहाँ से कहीं चला जाए तब क्या होगा? खैर, चंद्र जाएगा तो नहीं इलाहाबाद छोड़कर, लेकिन अगर वह खुद कहीं चली गई तब क्या होगा? वह कहाँ जाएगी? अरे, पापा को मनाना तो बाएं हाथ का खेल है, और ऐसा प्यार वह करेगी नहीं कि शादी करनी पड़े। लेकिन ये सब तो ठीक है, पर चंद्र ने चिट्ठी क्यों नहीं भेजी? क्या नाराज होकर गया है? जाते वक्त सुधा ने परेशान तो बहुत किया था। होल डोल की पेटी का बक्सुआ खोल दिया था और उठाते ही चंद्र के हाथ से सब कपड़े बिखर गए। चंद्र कुछ बोला नहीं, लेकिन जाते समय उसने सुधा को डांटा भी नहीं और न ही समझाया कि घर का ख्याल रखना, अकेले घूमना मत, महाराजिन से लड़ना मत, पढ़ती रहना। इससे सुधा समझ तो गई थी कि वह नाराज है, लेकिन कुछ कहा नहीं। लेकिन चंद्र को खत तो भेजना चाहिए था, चाहे गुस्से का ही खत क्यों न होता। बिना खत के मन उसका कितना घबरा रहा है। और क्या चंद्र को मालूम नहीं होगा? ये कैसे हो सकता है? जब इतनी दूर बैठे हुए सुधा को मालूम हो गया कि चंद्र नाखुश है, तो क्या चंद्र को नहीं मालूम होगा कि सुधा का मन उदास हो गया है? जरूर मालूम होगा। सोचते सोचते उसे जाने कब नींद आ गई, और नींद में उसे पापा या चंद्र की चिट्ठी मिली या नहीं, ये तो नहीं मालूम। लेकिन इतना जरूर है कि उसे ये सारी सृष्टि एक बिंदु से बनी और एक बिंदु में समा गई। उसी तरह सुधा की ये भादों की घटाओं जैसी फैली हुई बेचैनी और गीली उदासी एक चंद्र के ध्यान से उठी और उसी में समा गई। दूसरे दिन सुबह सुधा आंगन में बैठी हुई आलू छील रही थी और चंद्र का इंतजार कर रही थी। उसी दिन रात को पापा आ गए थे और दूसरे दिन सुबह बुआ जी और बिनती। सुधी, किसी ने इतने प्यार से पुकारा कि हवाओं में रस भर गया। अच्छा, आ गए चंद्र। सुधा आलू छोड़कर उठ बैठी। क्या लाए हमारे लिए लखनऊ से? बहुत कुछ। सुधा के है? सुधा सहसा कमरे में से कोई बोला। चंद्र है, सुधा ने कहा। चंद्र? बुआ आ गई और कमरे से बुआ जी बाहर आई। प्रणाम बुआ जी, चंद्र बोला और पैर छूने के लिए झुका। हाँ हाँ हाँ, बुआ जी 3 कदम पीछे हट गई। देखते हो ने, हम पूजा की धोती पहने हैं। ई के है? सुधा ने बुआ की बात का कुछ जवाब नहीं दिया। चंद्र, चलो अपने कमरे में, यहाँ बुआ पूजा करेंगी। चंद्र अलग हटा। बुआ ने हाथ के पंच पात्र से वहाँ पानी छिड़का और जमीन फूकने लगी। सुधा, बिनती को भेज देव। बुआ जी ने धूपदानी में महाराजिन से कोयला लेते हुए कहा। सुधा अपने कमरे में पहुंचकर चंद्र को खाट पर बिठाकर नीचे बैठ गई। अरे, ऊपर बैठो। नहीं, हम यहीं ठीक है, कहकर वह बैठ गई और चंद्र की पैंट पर पेंसिल से लकीरें खींचने लगी। अरे, ये क्या कर रही हो? चंद्र ने पैर उठाते हुए कहा। तो तुमने इतने दिन क्यों लगाए? सुधा ने दूसरे पाइंचे पर पेंसिल लगाते हुए कहा। अरे, बड़ी आफत में फंस गए थे सुधा। लखनऊ से हम लोग गए बरेली, वहाँ एक उत्सव में हम लोग भी गए और एक मिनिस्टर भी पहुँचे। कुछ सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट और मजदूरों ने विरोध प्रदर्शन किया। फिर तो पुलिस वालों और मजदूरों में जमकर लड़ाई हुई। वह तो कहो, एक बेचारा सोशलिस्ट लड़का था, कैलाश मिश्रा, उसने हम लोगों की जान बचाई, वरना पापा और हम दोनों ही अस्पताल में होते। अच्छा, पापा ने हमें कुछ बताया नहीं? सुधा घबरा कर बोली और बड़ी देर तक बरेली, उपद्रव और कैलाश मिश्रा की बात करती रही। अरे, ये बाहर गा कौन रहा है? चंद्र ने सहसा पूछा। बाहर कोई गाता हुआ आ रहा था। आंचल में क्यों बांध लिया मुझ परदेसी का प्यार, आंचल में क्यों बांध लिया। और चंद्र को देखते ही उस लड़की ने चौंक कर कहा, अरे। क्षण भर स्तब्ध और फिर शर्म से लाल होकर भागी बाहर। अरे, भागती क्यों है? यही तो है चंद्र, सुधा ने कहा। लड़की बाहर रुक गई
और गर्दन हिलाकर इशारे से कहा, मैं नहीं आऊँगी, मुझे शर्म लगती है। अरे चलिए, देखो हम अभी पकड़ लाते हैं, बड़ी झक्की है ये, कहकर सुधा उठी। वह फिर भागी। सुधा पीछे पीछे भागी। थोड़ी देर बाद सुधा अंदर आई तो सुधा के हाथ में उस लड़की की चोटी और वह बेचारी बुरी तरह अस्त व्यस्त थी। दांत से अपने आंचल का छोर दबाए हुए थी। बाल की 3-4 लटें मुंह पर झुक रही थी और लाज के मारे सिमटी जा रही थी, और आंखें थी कि मुस्काएं या रोए, ये तय ही नहीं कर पा रही थी। देखो चंद्र देखो, सुधा हाँफ रही थी। यही है बिनती मोट की कहीं की, इतनी मोटी है कि दम निकल गया हमारा। सुधा बुरी तरह हाँफ रही थी। चंद्र ने देखा बेचारी की बुरी हालत थी। मोटी तो बहुत नहीं थी, पर हाँ गांव की तंदुरुस्ती थी। लाल चेहरा जिसे शर्म ने तो दूना बना दिया था। एक हाथ से अपनी चोटी पकड़ी थी, दूसरे से अपने कपड़े ठीक कर रही थी और दांत से आंचल पकड़े। छोड़ दो उसे, ये क्या है सुधा, बड़ी जंगली हो तुम, चंद्र ने डांट कर कहा। जंगली मैं हूँ या ये? चोटी छोड़कर सुधा बोली। यह देखो दांत काट लिया इसने। सचमुच सुधा के कंधे पर दांत के निशान बने हुए थे। चंद्र इस संभावना पर बेतहाशा हंसने लगा कि इतनी बड़ी लड़की दांत काट सकती है। क्यों जी, इतनी बड़ी हो गई और दांत काटती हो? उनकी हंसी रुक नहीं रही थी। सचमुच ये तो बड़े मजे की लड़की है। बिनती है इसका नाम। क्यों रे, महुआ बीनती थी क्या वहाँ, जो बुआ जी ने बिनती नाम रखा है? वे पल्ला ठीक से ओढ़ चुकी थी। बोली, नमस्ते। चंद्र और सुधा दोनों हंस पड़े। अब इतनी देर बाद याद आई। चंद्र और भी हंसने लगा। बिनती, ए बिनती, बुआ की आवाज़ आई। बिनती ने सुधा की ओर देखा और चली गई। और कहो सुधी, चंद्र बोला, क्या हाल चाल रहा यहाँ? फिर भी एक चिट्ठी भी तो नहीं लिखी तुमने। सुधा बड़ी शिकायत के स्वर में बोली, हमें रोज रुलाई आती थी और तुम्हारी वो आई थी। हमारी वो? चंद्र ने चौंक कर पूछा। अरे हाँ, तुम्हारी पम्मी रानी। अच्छा, वो आई थी, क्या बात हुई? कुछ नहीं, तुम्हारी तस्वीर देख देख कर रो रही थी। सुधा ने उंगलियां नचाते हुए कहा। मेरी तस्वीर देखकर? अच्छा, और थी कहाँ मेरी तस्वीर? अब तुम तो बहस करने लगे। हम कोई वकील है? तुम कोई नई बात बताओ। सुधा बोली, हम तो तुम्हें बहुत बहुत बात बताएंगे, पूरी कहानी है। इतने में बिनती आई। उसके हाथ में एक तस्तरी थी और एक गिलास। तस्तरी में कुछ मिठाई थी और गिलास में शरबत। उसने लाकर तस्तरी चंद्र के सामने रख दी। ना भाई, हम नहीं खाएंगे, चंद्र ने इनकार किया। बिनती ने सुधा की ओर देखा। खा लो, लगे नखरा करने, लखनऊ से आ रहे हैं न, तकल्लुफ न करे तो मालूम कैसे हो, सुधा ने मुंह चढ़ाते हुए कहा। चंद्र मुस्कुराकर खाने लगा। दीदी के कहने पर खाने लगे आप, बिनती ने अपने हाथ की उंगली की ओर देखते हुए कहा। चंद्र हंस दिया, कुछ बोला नहीं। बिनती चली गई। बड़ी अच्छी लड़की मालूम पड़ती है ये, चंद्र बोला। बहुत प्यारी है और पढ़ने में हमारी तरह नहीं है, बहुत तेज है। अच्छा, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? मास्टर साहब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और चंद्र? अब हम खूब बात करते हैं उनसे, दुनिया भर की, और वे बस हमेशा सिर नीचे किए रहते हैं। एक दिन पढ़ते वक्त हम गरी पास में रखकर खाते गए, उन्हें मालूम ही नहीं हुआ। उनसे एक दिन कविता सुनवा दो, सुधा बोली। चंद्र ने कुछ जवाब नहीं दिया और डॉक्टर साहब के कमरे में जाकर किताबें उलटने लगा। इतने में बुआ जी का तेज स्वर आया। हमें मालूम होता है कि ईमू झांसी हमके ऐसी नाच नचाइए तो हम पैदा होते गला घोंट देत। हरे राम, अक्कास सिर पर उठाए है के घंटे से नारियत नारियत गटई फट गई। ई बोलते ना ही जैसे सांप सूंघ गवा होए। प्रोफेसर शुक्ला के घर में वह नया सांस्कृतिक तत्व था। कितनी शालीनता और शिष्टता से वे रहते थे। कभी इस तरह की भाषा भी उनके घर में सुनने को मिलेगी, इसकी चंद्र को जरा भी उम्मीद न थी। चंद्र चौंक कर उधर देखने लगा। डॉक्टर शुक्ला समझ गए। कुछ लज्जित से और मुस्कुराकर ग्लानि छिपाते हुए बोले, मेरी विधवा बहन है, कल गांव से आई है लड़की को पहुंचाने। उसके बाद कुछ पटकने का स्वर आया, शायद किसी बर्तन के। इतने में सुधा आई, गुस्से से लाल। सुना पापा तुमने, बुआ बिनती को मार डालेंगी। क्या हुआ आखिर? डॉक्टर शुक्ला ने पूछा। कुछ नहीं, बिनती ने पूजा का पंच पात्र उठाकर ठाकुर जी के सिंहासन के पीछे रख दिया था, उन्हें दिखाई नहीं पड़ा तो गुस्सा बिनती पर उतार रही है। इतने में फिर उनकी आवाज़ आई, पैदा करते बखत बहुत अच्छा लाग रहा, पालत बखत तें बोल गए। मर गए रहियो तो आपन संतानों अपने साथ ले जाते हो, हमारे मूड पर ई हत्या काहें डाल गयो।
ऐसी कुलच्छनी है कि पैदा होते इन बाप को खाए गई। सुना पापा तुमने? चलो हम चलते हैं, डॉक्टर शुक्ला ने कहा। सुधा वहीं रह गई। चंद्र से बोली, ऐसा बुरा स्वभाव है बुआ का कि बस बिनती ऐसी है कि इतना बर्दाश्त कर लेती है। बुआ ने ठाकुर जी का सिंहासन साफ करते हुए कहा, रोवत काहे हो? कौन तुम्हारे माई बाप को गरियावा है कि ई असवा ठरकाए रही हो? ई सब चोंचला अपने ओ को दिखाओ जाए के 2 महीना और है, अब हिन से उधियानी न जाओ। अब अभद्रता सीमा पार कर चुकी थी। बिनती चलो कमरे के अंदर, हटो सामने से, डॉक्टर शुक्ला ने डांट कर कहा। अब ये चरखा बंद होगा या नहीं? कुछ शर्म हया है या नहीं तुम में? बिनती सिसकते हुए अंदर गई। स्टडी रूम में देखा कि चंद्र है तो उल्टे पांव लौट आई सुधा के कमरे में और फूट फूट कर रोने लगी। डॉक्टर शुक्ला लौट आए। अब हम ये सब करें कि अपना काम करें? अच्छा, कल से घर में महाभारत मचा रखा है। कब जाएंगी ये सुधा? कल जाएंगी। पापा अब बिनती को कभी मत भेजना इनके पास, सुधा ने गुस्से भरे स्वर में कहा। अच्छा जाओ, हमारा खाना परोसो। चंद्र तुम अपना काम यहाँ करो, यहाँ शोर ज़्यादा हो तो तुम लाइब्रेरी में चले जाना। आज भर की तकलीफ़ है। चंद्र ने अपनी कुछ किताबें उठाई और उसने चला जाना ही ठीक समझा। सुधा खाना परोसने चली गई। बिनती रो रो कर और तकिए पर सिर पटक पटक कर अपनी कुंठा और दुख उतार रही थी। बुआ घंटी बजा रही थी। दबी जबान जाने क्या बकती जा रही थी। ये घंटी के भक्ति भावना भरे मधुर स्वर में सुनाई नहीं देता था। लेकिन बुआ जी दूसरे दिन गई नहीं। जब 3-4 दिन बाद चंद्र गया तो देखा बाहर के सेहन में डॉक्टर शुक्ला बैठे हुए हैं और दरवाज़ा पकड़कर बुआ जी खड़ी बातें कर रही हैं। लेकिन इस वक्त बुआ जी काफ़ी गंभीर थी और किसी विषय पर मंत्रणा कर रही थी। चंद्र के पास पहुंचने पर फौरन वे चुप हो गई और चंद्र की ओर सशंकित नेत्रों से देखने लगी। डॉक्टर शुक्ला बोले, आओ चंद्र बैठो। चंद्र बगल की कुर्सी खींचकर बैठ गया तो डॉक्टर साहब बुआ जी से बोले, हाँ हाँ बात करो। अरे ये तो घर के आदमी हैं, इनके बारे में सुधा ने नहीं बताया तुम्हें? ये चंद्र हैं, हमारे शिष्य, बहुत अच्छा लड़का है। अच्छा अच्छा भैया बैठो। तू तो एक दिन और आयो रहो, बीए में पढ़त हो सुधा के संग? नहीं बुआ जी, मैं रिसर्च कर रहा हूँ। वाह, बहुत खुशी भाई तो को देख के। हाँ तो सुकुल, वे अपने भाई से बोली। फिर यही ठीक होई, बिनती का ब्याह टाल देव और अगर ये लड़का ठीक हुई जाए तो सुधा का ब्याह आषाढ़ भर में निपटाए देव। अब अच्छा नहीं लागत, ठूंठ ऐसी बिटिया, सोनी मांग लिए छर्रावा करत है एहर ओहर। बुआ बोली। हाँ ये तो ठीक है, डॉक्टर शुक्ला बोले। मैं खुद सुधा का ब्याह अब टालना नहीं चाहता। बीए तक की शिक्षा काफ़ी है, वरना फिर हमारी जाति में तो लड़के नहीं मिलते। लेकिन ये जो लड़का तुम बता रही हो तो घर वाले कुछ ऐतराज़ तो नहीं करेंगे? और फिर लड़का तो हमें अच्छा लगा, लेकिन घर वाले पता नहीं कैसे हों। अरे तो घर वालन से का करेगा? तो को लड़का तो अलग है, अपने आप पढ़ रहा है, और लड़की अलग रही। न सास का डर न ननद की धौंस। हम पत्री मंगवाई दे थी, मिलवाई ले। डॉक्टर शुक्ला ने स्वीकृति में सिर हिला दिया। तो फिर बिनती के बारे में का कहत हो? अगहन तक टाल दिया जाए ने? बुआ जी ने पूछा। हाँ हाँ, डॉक्टर शुक्ला ने विचार में डूबे हुए कहा। तो फिर तुम ही इन जूता पिटाऊ बड़नक्कू से कह दियो, आय के कल की हमारी छाती पर मूंग दलत है। बुआ जी ने चंद्र की ओर किसी को निर्देशित करते हुए कहा और चली गई। चंद्र चुपचाप बैठा था। जाने क्या सोच रहा था? शायद कुछ भी नहीं सोच रहा था, मगर फिर भी अपनी विचार शून्यता में ही खोया हुआ सा था। जब डॉक्टर शुक्ला उसकी ओर मुड़े और कहा, चंद्र, तो वह एकदम से चौंक गया और जाने किस दुनिया से लौट आया। डॉक्टर साहब ने कहा, अरे तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? नहीं तो, एक फीकी हंसी हंसकर चंद्र ने कहा। तो मेहनत बहुत कर रहे होगे। कितने अध्याय लिखे अपने थीसिस के? अब मार्च ख़त्म हो रहा है और पूरा अप्रैल तुम्हें थीसिस टाइप कराने में लगेगा और मई में हर हालत में जमा हो जानी चाहिए। जी हाँ, बड़े थके स्वर में चंद्र ने कहा। 10 अध्याय हो ही गए हैं, 3 अध्याय और होने हैं और अनुक्रमणिका बनानी है। अप्रैल के पहले सप्ताह तक खत्म हो ही जाएगा। अब सिवा थीसिस के और करना ही क्या है? एक बहुत गहरी सांस लेते हुए चंद्र ने कहा और माथा थाम कर बैठ गया। कुछ तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी? चाय बनवा लो। लेकिन सुधा तो है नहीं और न महाराजिन है, डॉक्टर साहब बोले। अरे सुधा? सुधा के नाम पर चंद्र चौंक गया।
हाँ, अभी वह सुधा के बारे में ही सोच रहा था जब बुआ जी बात कर रही थी। क्या सोच रहा था? देखो, उसने याद करने की कोशिश की पर कुछ याद ही नहीं आ रहा था। पता नहीं क्या सोच रहा था। पता नहीं था। कुछ सुधा के ब्याह की बात हो रही थी शायद। क्या बात हो रही थी? कहाँ गई है सुधा? चंद्र ने पूछा। आज शायद साबिर साहब के यहाँ गई है। उनकी लड़की उनके साथ पढ़ती है न? वहीं गई है, बिनती के साथ। अब इम्तिहान को कितने दिन रह गए हैं? अभी घूमना बंद नहीं हुआ है उनका। नहीं, दिन भर पढ़ने के बाद उठी थी। उसके भी सिर में दर्द था। चली गई, घूम फिर लेने दो बेचारी को। अब तो जा ही रही है, डॉक्टर शुक्ला बोले, एक हंसी के साथ जिसमें आंसू छलक पड़ते थे। कहाँ तय हो रही है सुधा की शादी? बरेली में। अब उसकी बुआ ने बताया है, जन्म पत्री दी है, मिलवा लो। फिर तुम जरा सब बातें देख लेना। तुम तो थीसिस में व्यस्त रहोगे। मैं जाकर लड़का देख आऊँगा। फिर मई के बाद जुलाई तक सुधा का ब्याह कर देंगे। तुम्हें डॉक्टरेट मिल जाए और यूनिवर्सिटी में जगह मिल जाए। बस हम तो लड़का लड़की दोनों से फारिग। डॉक्टर शुक्ला बहुत अजब से स्वर में बोले। चंद्र चुप रहा। बिनती को देखा तुमने? थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने पूछा। हाँ, वही ने जिनको डांट रही थी ये उस दिन। हाँ, वही। उसके ससुर आए हुए हैं। उनसे कहना है कि अब शादी अगहन पूस के लिए टाल दें। पहले सुधा की हो जाए। अब बड़ी है और हम चाहते हैं कि बिनती को तब तक विदुषी का पूरा खंड भी दिला दें। आओ उनसे बात कर लें अभी। डॉक्टर शुक्ला उठे, चंद्र भी उठा और उसने अंदर जाकर बिनती के ससुर के दिव्य दर्शन प्राप्त किए। वे एक पलंग पर बैठे थे, लेकिन वह अभागा पलंग उनके उदर के ही लिए नाकाफी था। वे चित पड़े थे और सांस लेते थे तो पुराणों की उस कथा का प्रदर्शन हो जाता था कि धीरे धीरे पृथ्वी का गोला वारा के मुंह पर कैसे ऊपर उठा होगा। सिर पर छोटे छोटे बाल और कमर में एक अंगोछे के अलावा सारा शरीर दिगंबर। सुबह शायद गंगा नहा कर आए थे, क्योंकि पेट तक में चंदन रोली लगी हुई थी। डॉक्टर शुक्ला जाकर बगल में कुर्सी पर बैठ गए। कहिए दुबे जी, कुछ जलपान किया आपने? पलंग चरमराया। उस विशाल मांस पिंड में एक भूडोल आया और दुबे जी जलपान की याद करके गदगद होकर हंसने लगे। एक थलथलाहट हुई और कमरे की दीवारें गिरते गिरते बची। दुबे जी ने उठकर बैठने की कोशिश की, लेकिन असफल होकर लेटे ही लेटे कहा, हो, सब आपकी कृपा है। खूब छक्के मिष्ठान पाया। अब जरा शरबत उर्बत कुछ मिले तो जो कुछ पेट में जलन है सो शांत होए। उन्होंने पेट पर अपना हाथ फेरते हुए कहा। अच्छा, अरे भाई जरा शरबत बना देना। डॉक्टर शुक्ला ने दरवाजे की ओट में खड़ी हुई बुआ जी से कहा। बुआ जी की आवाज़ सुनाई पड़ी। बाप रे, ये 2.5 मन की लहास, कम से कम मसक भर के शरबत तो उली चले ये। चंद्र को हंसी आ गई। डॉक्टर शुक्ला मुस्कुराने लगे, लेकिन दुबे जी के दिव्य मुखमंडल पर कहीं शोभ या उल्लास की रेखा तक न आई। चंद्र मन ही मन सोचने लगा, प्राचीन काल के ब्रह्मानंद सिद्ध महात्मा ऐसे ही होते होंगे। बुआ एक गिलास में शरबत ले आई। दुबे जी कांख कांख कर उठे और एक सांस में शरबत गले से नीचे उतारकर गिलास नीचे रख दिया। दुबे जी, एक प्रार्थना है आपसे। डॉक्टर शुक्ला ने हाथ जोड़कर बड़े विनीत स्वर में कहा। नहीं, बात काट कर दुबे जी बोले, बस अब हम कुछ न खावे। आप बहुत सत्कार किए, हम यही से छक गए। आपको देख के तो हमें बड़ी प्रसन्नता भई। आप सचमुच दिव्य पुरुष हो। और फिर आप तो लड़की की मामा हो, और ब्याह शादी में जो है सो मामा का पक्ष देखा जाता है। ये तो भगवान ऐसा जोड़ मिलाइन है कि वर पक्ष और कन्या पक्ष दुइन के मामा बड़े ज्ञानी हैं। आप हैं 3 कॉलेज में प्रोफेसर और ओहर हमार सार। लड़का केर मामा जोन है, तोन डाकघर में मुंशी है। आपकी कृपा से। दुबे जी ने गर्व से कहा। चंद्र मुस्कुराने लगा। अरे सो तो आपकी नम्रता है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि गर्मियों में अगर ब्याह न रखकर जाड़े में रखा जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। तब तक आपके सत्कार की हम कुछ तैयारी भी कर लेंगे। डॉक्टर शुक्ला बोले। दुबे जी इसके लिए तैयार नहीं थे। वे बड़े अचरज में भरकर उनकी ओर देखने लगी, लेकिन बहुत कहने सुनने के बाद अंत में वे एक शर्त पर राजी हुए कि अगहन तक हर तीज त्योहार पर लड़के के लिए कुर्ता धोती का कपड़ा और 11-12 रुपये नजराना जाएगा, और अगहन में अगर ब्याह हो रहा है तो सास ननद और जिठानी के लिए गर्म साड़ी जाएगी,
और जब जब दुबे जी गंगा नहाने प्रयागराज आएंगी तो उनका रोचना एक थाल, कपड़े और एक स्वर्ण मंडित जौ से होगा। जब डॉक्टर शुक्ला ने स्वीकार कर लिया तो दुबे जी ने उठकर अपना झालम झोला कुर्ता गले में अटकाया और अपनी गठरी हाथ में उठाकर बोले, अच्छा तो अब आज्ञा देव, हम चले अब, और ₹1 लड़की को दे दियो, अब बात पक्की है। और अपनी टेंट से उन्होंने एक मुड़ा मुड़ाया तेल लगा हुआ ₹5 का नोट निकाला और डॉक्टर साहब को दे दिया। चंद्र, एक तांगा कर दो दुबे जी को। अच्छा आओ हम भी चले। जब ये लोग लौटे तो बुआ जी एक थैली से कुछ धर निकाल रही थी। डॉक्टर शुक्ला ने नोट बुआ जी को देते हुए कहा, लो ये दे गई तुम्हारी समधी जी लड़की को। 5 का नोट देखा तो बुआ जी सुलग उठी। न गहना न गुड़िया, बिहा पक्का कर गए ई कागज के टुकड़े से। अपना आप तो सोना और रुपया और कपड़ा सब लीले को तैयार, और देत के दाई पेट पिराता है जूता पिटऊ का। अरे राम चाही जो जमदूत ई लहास की बोटी बोटी करके राम जी के कुत्तन को खिलाइए। चंद्र हंसी के मारे पागल हो गया। बुआ जी ने थैली का मुंह बांध और बोली, अबहीन तक बिनती का पता न, और उ तुर्कन मलेच्छन के हियाँ कुछ खा पी लिहिस तो फिर हमरे हियाँ गुजारा ना ही ना ओका। बड़ी आज़ाद हुई गई है सुधा की सह पाए के। आवे देव, आज हम भद्रा उतारी थी। डॉक्टर शुक्ला अपने कमरे में चले गए। चंद्र को प्यास लगी थी। उसने बुआ जी से 1 गिलास पानी मांगा। बुआ ने 1 गिलास में पानी दिया और बोली, बैठ के पियो बेटा, बैठ के। कुछ खाए का देई? नहीं बुआ जी। बुआ बैठकर हंसिया से कटहल छीलने लगी और चंद्र पानी पीता हुआ सोचने लगा, बुआ जी सभी से इतनी मीठी बात करती है तो आखिर बिनती से ही इतनी कटु क्यों है। इतने में अंदर चप्पलों की आहट सुनाई पड़ी। चंद्र ने देखा सुधा और बिनती आ गई थी। सुधा अपनी चप्पल उतारकर अपने कमरे में चली गई और बिनती आंगन में आई। बुआ जी के पास आकर बोली, लाओ हम तरकारी काट दें। चल हट ओहर, पहले नहाव जाए के, कुछ खाए तो न रही हो। इतनी देर कहाँ घूमती रही हो? हम खूब अच्छी तरह जानी थी तू हमार नाक कटाइन के रहबो, पतुरियन के ढंग सीखे हैं। बिनती चुप। एक तीखी वेदना का भाव उसके मुंह पर आया। उसने आंखें झुका ली, रोई नहीं और चुपचाप सिर झुकाए हुई सुधा के कमरे में चली गई। चंद्र क्षण भर खड़ा रहा, फिर सुधा के पास गया। सुधा के कमरे में अकेले बिनती खाट पर पड़ी थी, औंधे मुंह, तकिया में मुंह छिपाए। चंद्र को जाने कैसे लगा, उसके मन में बेहद तरस आ रहा था उस बेचारी लड़की के लिए जिसके पिता हैं ही नहीं और जिसे प्रताड़ना के सिवा कुछ नहीं मिला। चंद्र को बहुत ही ममता लग रही थी उस अभागिन के लिए। वह सोचने लगा, कितना अंतर है दोनों बहनों में। एक बचपन से ही कितने असीम दुलार, वैभव और स्नेह में पली है और दूसरी प्रताड़ना और कितने अपमान में पली, और वह भी अपनी ही सगी माँ से जो दुनिया भर के प्रति स्नेहमयी है। अपनी लड़की को छोड़कर वह कुर्सी पर बैठकर चुपचाप यही सोचने लगा, अब आगे भी इस बेचारे को क्या सुख मिलेगा। ससुराल कैसी है ये तो ससुर को देखकर ही मालूम देता है। इतने में सुधा कपड़े बदलकर हाथ में किताब लिए उसे पढ़ती हुई उसी में डूबी हुई आई और खाट पर बैठ गई। अरे बिनती, कैसे पड़ी हो? अच्छा तुम हो चंद्र। बिनती उठो, उसने बिनती की पीठ पर हाथ रखकर कहा। बिनती जो अभी तक नीचेष्ट पड़ी थी, सुधा के ममता भरे स्पर्श पर फूट फूट कर रो पड़ी। तो सुधा ने चंद्र से कहा, क्या हुआ बिनती रानी को? और बिनती भी जोरों से सिसकियां भरने लगी। तो सुधा ने चंद्र से कहा, कुछ तुमने कहा होगा, 14 दिन बाद आए और आते ही लगी रुलाने उसे। कुछ कहा होगा तुमने, समझ गए, घूमने के लिए उसे भी डांटा होगा। हम साफ साफ बताए देते हैं चंद्र, हम तुम्हारी डांट सह लेते हैं। इसके ये मतलब नहीं कि अब तुम इस बेचारी पर भी रोब झाड़ने लगो। इससे कभी कुछ कहा तो अच्छी बात नहीं होगी। तुम्हारे दिमाग का कोई पुर्जा ढीला हो गया है क्या? मैं क्यों कहूँगा बिनती को कुछ? बस फिर यही बात तुम्हारी बुरी लगती है। सुधा बिगड़ कर बोली, क्यों नहीं कहोगे बिनती को कुछ? जब हमें कहते हो तो उसे क्यों नहीं कहोगे? हम तुम्हारे अपने हैं तो क्या वो तुम्हारी अपनी नहीं है? चंद्र हंस पड़ा। सो क्यों नहीं है, लेकिन तुम्हारे साथ न ऐसे निभा न वैसे निभा, ये सब कुछ हम नहीं जानते। क्यों रो रही है ये? सुधा बोली धमकी के स्वर में। बुआ जी ने कुछ कहा था, चंद्र बोला। अरे तो उसके लिए क्या रोना,
इतना समझाया तुझे कि उनकी तो आदत है, हंसकर टाल दिया कर। चल उठ, हंसती है कि गुदगुदाऊं? सुधा ने गुदगुदाते हुए कहा। बिंती ने उसका हाथ पकड़कर झटक दिया और फिर सिसकियां भरने लगी। नहीं मानेगी तू? सुधा बोली। अभी ठीक करती हूँ तुझे मैं। चंद्र, पकड़ो तो इसका हाथ। चंद्र चुप रहा। नहीं उठे। उठो, तुम इसका हाथ पकड़ लो तो हम अभी इसे हंसाते हैं। सुधा ने चंद्र का हाथ पकड़कर बिंती की ओर बढ़ते हुए कहा। चंद्र ने अपना हाथ खींच लिया और बोला, वह तो रो ही रही है और तुम बजाय समझाने के उसे परेशान कर रही हो। अरे जानते हो क्यों रो रही है? अभी इसके ससुर आए थे, वो बहुत मोटे थे, तो ये सोच रही है कि कहीं वो भी मोटे हों। सुधा ने फिर उसकी गर्दन गुदगुदाकर कहा। बिंती हंस पड़ी। सुधा उछल पड़ी। लो, ये तो हंस पड़ी, अब रोओगी? अब फिर सुधा ने गुदगुदाना शुरू किया। बिंती पहले तो हंसी से लोटपोट हो गई, फिर पल्ला संभालते हुए बोली, छी दीदी, वो बैठे हैं कि नहीं? और उठकर बाहर जाने लगी। कहाँ चली? सुधा ने पूछा। जा रही हूँ नहाने। बिंती पल्लू से सिर ढकते हुए चल दी। क्यों? मैंने तेरा बदन छू लिया इसलिए? सुधा हंसकर बोली। ए चंद्र, वो गेसू का छोटा भाई है न हसरत, मैंने उसे छू लिया तो फौरन उसने जाकर अपना मुंह साबुन से धोया और अम्मी जान से बोला, मेरा मुंह झूठा हो गया। और आज हमने गेसू के अख्तर मियाँ को देखा, बड़े मज़े के हैं। मैं तो गेसू से बात करती रही, लेकिन बिंती और फूल ने खूब छेड़ा उन्हें। बेचारे घबरा गए। फूल बड़ी चुलबुली है और बड़ी नाजुक है, बड़ी बोलने वाली है, और बिंती और फूल का खूब जोड़ा मिला। दोनों खूब गाती हैं। बिंती गाती भी है? चंद्र ने पूछा। हमने तो रोते ही देखा है। अरे बहुत अच्छा गाती है, इसने एक गांव का गाना बहुत अच्छा गाया था। अरे देखो, वह सब बताने में हम तुम पर गुस्सा होना तो भूल ही गए। कहाँ रहे 4 रोज? बोलो, बताओ जल्दी से। व्यस्त थे सुधा, अब थीसिस 3 हिस्सा लिख गई। इधर हम लगातार 5 घंटे से बैठकर लिखते थे। चंद्र बोला। 5 घंटे? सुधा बोली। दूध आजकल पीते हो कि नहीं? हाँ हाँ, 3 गायें खरीद ली हैं। चंद्र बोला। नहीं, मजाक नहीं, कुछ खाते पीते रहना, कहीं तबीयत खराब हुई तो अब हमारा इम्तिहान है, पड़े पड़े मक्खी मारोगे और अब हम देखने भी नहीं आ सकेंगे। अब कितना कोर्स बाकी है तुम्हारा? कोर्स तो ख़त्म था हमारा, कुछ कठिनाइयाँ थी सो पहले 2-3 हफ्ते में मास्टर साहब ने बता दी थी। अब दोहराना है, लेकिन बिंती का इम्तिहान मई में है, उसे भी तो पढ़ाना है। अच्छा, अब चले हम? अरे बैठो, फिर जाने कै दिन बाद आओगे? आज बुआ तो चली जाएंगी, फिर कल से यहीं पढ़ो ने। तुमने बिंती के ससुर को देखा था? हाँ देखा था। चंद्र उनकी रूपरेखा याद करके हंस पड़ा। बाप रे, पूरे टैंक थे वे तो। बिंती की ननद से तुम्हारा ब्याह करवा दें। करोगे? सुधा बोली। लड़की इतनी ही मोटी है, उसे कभी डांट लेना तो देखेंगे तुम्हारी हिम्मत। ब्याह? एकदम से चंद्र को याद आ गया, अभी बुआ ने बात की थी सुधा के ब्याह की। तब उसे कैसा लगा था? कैसा लगा था? उसका दिमाग घूम गया था, लगा जैसे एक असहनीय दर्द था या क्या था जो उसकी नस नस को तोड़ गया एकदम। क्या हुआ चंद्र? अरे चुप क्यों हो गए? डर गए मोटी लड़की के नाम से? सुधा ने चंद्र का कंधा पकड़कर झकझोरते हुए कहा। चंद्र एक फीकी हंसी हंसकर रह गया और चुपचाप सुधा की ओर देखने लगा। सुधा चंद्र की निगाह से सहम गई। चंद्र की निगाह में जाने क्या था? एक अजब सा पथराया सूनापन, एक जाने किस दर्द की अमंगल छाया, एक जाने किस पीड़ा की मूक आवाज़, एक जाने कैसी पिघलती हुई सी उदासी, और वह भी गहरी, जाने कितनी गहरी। और चंद्र था कि एकटक देखता जा रहा था, एकटक अपलक। सुधा को जाने कैसा लगा, ये अपना चंद्र तो नहीं, ये अपने चंद्र की निगाह तो नहीं। चंद्र तो ऐसी निगाह से इस तरह अपलक तो सुधा को कभी नहीं देखता था। नहीं, ये चंद्र की निगाह तो नहीं। इस निगाह में न शरारत है, न डांट, न दुलार और न ही करुणा। इसमें कुछ ऐसा है जिससे सुधा बिल्कुल परिचित नहीं, जो आज चंद्र में पहली बार दिखाई पड़ रहा है। सुधा को जैसा डर लगने लगा, जैसे वे कांप उठी। नहीं, ये कोई दूसरा चंद्र है जो उसे इस तरह देख रहा है। ये कोई अपरिचित है, कोई अजनबी, किसी दूसरे देश का कोई व्यक्ति जो सुधा को। चंद्र, चंद्र, तुम्हें क्या हो गया? सुधा की आवाज़ मारे डर के कांप रही थी। उसका मुंह पीला पड़ गया, उसकी सांस बैठने लगी थी।
चंद्र। और जब उसका कुछ बस न चला तो उसकी आंखों में आंसू छलक आए। हाथों पर एक गरम गरम बूंद आकर पड़ते ही चंद्र चौंक गया। अरे सुधी, रो मत। नहीं पगली, हमारी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, एक गिलास पानी तो ले आओ। सुधा अब भी कांप रही थी। चंद्र की आवाज़ में अभी भी वह मुलायमियत नहीं आ पाई थी। वह पानी लाने के लिए उठी। नहीं, तुम कहीं जाओ मत, तुम बैठो यहीं। उसने उसकी हथेली अपने माथे पर रखकर जोर से अपने हाथों में दबा ली और कहा, सुधा। क्यों चंद्र? कुछ नहीं, चंद्र ने आवाज़ दी, लेकिन लगता था वह आवाज़ चंद्र की नहीं थी। न जाने कहाँ से आ रही थी। क्या सिर में दर्द है? बिनती, एक गिलास पानी लाओ जल्दी से, सुधा ने आवाज़ दी। चंद्र जैसे पहले सा हो गया। अरे अभी मुझे क्या हो गया था? तुम क्या बात कर रही थी सुधा? पता नहीं तुम्हें अभी क्या हो गया था, सुधा ने घबराई हुई गोरैया की तरह सहम कर कहा। चंद्र स्वस्थ हो गया। कुछ नहीं सुधा, मैं ठीक हूँ, मैं तो यूं ही तुम्हें परेशान करने के लिए चुप था, उसने हंसकर कहा। हाँ चलो रहने दो, तुम्हारे सिर में दर्द है जरूर, सुधा बोली। बिनती पानी लेकर आ गई थी, लो पानी पियो। नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, चंद्र बोला। बिनती, जरा पेन बाम ले आओ, सुधा ने गिलास जबरदस्ती उसके मुंह से लगाते हुए कहा। बिनती पेन बाम ले आई थी। बिनती, तू जरा लगा दे इनके। अरे खड़ी क्यों हो? कुर्सी के पीछे खड़ी होकर माथे पर जरा हल्की उंगली से लगा दे। बिनती आज्ञाकारी लड़की की तरह आगे बढ़ी, लेकिन फिर हिचक गई। किसी अजनबी लड़के के माथे पर कैसे पेन बाम लगा दे? चलती है या अभी काट के गाड़ देंगे यहीं? मोटकी कहीं की, खा खा कर मुटानी है, जरा सा काम नहीं होता। बिनती ने हार कर पेन बाम लगाया। चंद्र ने उसका हाथ हटा दिया तो सुधा ने बिनती के हाथ से पेन बाम लेकर कहा, आओ हम लगा दे। बिनती पेन बाम देकर चली गई तो चंद्र बोला, अब बताओ क्या बात कर रही थी? हाँ, बिनती के ब्याह की। ये उनके ससुर तो बहुत ही भद्दे मालूम पड़ रहे थे। क्या देखकर ब्याह कर रहे हो तुम लोग? पता नहीं क्या देखकर ब्याह कर रही है बुआ। असल में बुआ पता नहीं क्यों बिनती से इतना चिढ़ती है। वह तो चाहती है किसी तरह से बोझ टले सिर से, लेकिन चंद्र, ये बिनती बड़ी खुश है। ये तो चाहती है किसी तरह जल्दी से ब्याह हो, सुधा मुस्कुराती हुई बोली। अच्छा, ये खुद ब्याह करना चाहती है? चंद्र ने ताजुब से पूछा। और क्या, अपने ससुर की खूब सेवा कर रही थी सुबह, बल्कि पापा तो कह रहे थे कि अभी ये बीए कर ले तब ब्याह करो। हमसे पापा ने कहा इससे पूछने को। हमने पूछा तो कहने लगी बीए करके भी वही करना होगा, तो बेकार टालने से क्या फ़ायदा। फिर पापा हमसे बोले कि कुछ वजहों से अगहन में ब्याह होगा, तो बड़े ताज्जुब से बोली, अगहन में? सुधी, तुम जानती हो अगहन में उसका ब्याह क्यों टल रहा है? पहले तुम्हारा ब्याह होगा, चंद्र हंसकर बोला। वह पूर्णतया शांत था और उसके स्वर में कम से कम बाहर सिवा चुहल के और कुछ भी न था। मेरा ब्याह? मेरा ब्याह? आंखें फाड़कर, मुंह फैलाकर, हाथ नचाकर, कुतूहल भरे आश्चर्य से सुधा ने कहा, और फिर हंस पड़ी, खूब हंसी। कौन करेगा मेरा ब्याह? बुआ? पापा करने ही नहीं देंगे, हमारे बिना पापा का काम ही नहीं चलेगा। और बाबू साहब, तुम किस पर आकर रंग जमाओगे? ब्याह मेरा? सुधा ने मुंह बिचकाकर उपेक्षा से कहा। नहीं सुधा, मैं गंभीरता से कह रहा हूँ, 3-4 महीने के अंदर तुम्हारा ब्याह हो जाएगा, चंद्र उसे विश्वास दिलाते हुए बोला। अरे जाओ, सुधा ने हंसते हुए कहा, ऐसे हम तुम्हारे बनाने में आ जाएं तो हो चुका। अच्छा जाने दो, तुम्हारे पास कोई पोस्ट कार्ड है? लाओ जरा, इस कॉमरेड को एक चिट्ठी तो लिख दे। चंद्र बात बदल कर बोला। पता नहीं क्यों इस विषय की बात के चलने में उसे कैसा लगता था। कौन कॉमरेड? सुधा ने पूछा। तुम भी कम्युनिस्ट हो गए हो क्या? नहीं जी, वो बरेली का सोशलिस्ट लड़का कैलाश, जिसने झगड़े में हम लोगों की जान बचाई थी। हमने तुम्हें बताया नहीं था सब किस्सा उस झगड़े का, जब हम और पापा बाहर गए थे? हाँ हाँ बताया था, उसे ज़रूर खत लिख दो, सुधा ने पोस्ट कार्ड देते हुए कहा। तुम्हें पता मालूम है, चंद्र जब पोस्ट कार्ड लिख रहा था तो सुधा ने कहा, सुनो, उसे लिख देना कि पापा की सुधा, पापा की जान बचाने के एवज में आपकी बहुत कृतज्ञ है, और कभी अगर हो सके तो आप इलाहाबाद जरूर आएं। लिख दिया? हाँ, चंद्र ने पोस्ट कार्ड जेब में रखते हुए कहा। चंद्र, हम भी सोशलिस्ट पार्टी के मेंबर होंगे, सुधा ने मचलते हुए कहा। चलो, अब तुम्हें नई सनक सवार हुई। तुम क्या समझ रही हो सोशलिस्ट पार्टी को? राजनीतिक पार्टी है वह,
ये मत करना कि सोशलिस्ट पार्टी में जाओ और लौट कर आओ तो पापा से कहो, अरे हम तो समझे पार्टी है, वहाँ चाय पानी मिलेगा, वहाँ तो सब लोग लेक्चर देते हैं। धत, हम कोई बेवकूफ़ हैं क्या? सुधा ने बिगड़ कर कहा। नहीं, सो तो तुम बुद्धि सागर हो, लेकिन लड़कियों की राजनीतिक बुद्धि कुछ ऐसी ही होती है। चंद्र बोला। अच्छा रहने दो, लड़कियां न हो तो काम ही न चले। सुधा ने कहा। अच्छा सुधा, कुछ रुपए दोगी? हमारे पास पैसे ख़त्म हैं और सिनेमा देखना है जरा। चंद्र ने बहुत दुलार से कहा। हाँ हाँ जरूर देंगे तुम्हें, मतलबी कहीं के। सुधा बोली। अभी अभी तुम लड़कियों की बुराई कर रहे थे न, तो तुम और लड़कियों में से थोड़े ही हो, तुम तो हमारी सुधा हो, सुधा महान। सुधा पिघल गई। अच्छा कितना लोगे? अपनी पॉकेट में से 5 रुपए का नोट निकाल कर बोली। इससे काम चल जाएगा? हाँ हाँ, अब जरा सोच रहे हैं पम्मी के यहाँ जाएं, तब सेकंड शो जाएं। पम्मी रानी के यहाँ जाओगे? समझ गए, तभी तुमने चाचा जी से ब्याह करने से इनकार कर दिया। लेकिन पम्मी तुमसे 3 साल बड़ी है, लोग क्या कहेंगे? सुधा ने छेड़ा। तो क्या हुआ जी, सब यूं ही चलता है। चंद्र हंसकर टाल गया। तो फिर खाना यहीं खाए जाओ और कार लेते जाओ, सुधा ने कहा। मंगाओ, चंद्र ने पलंग पर पैर फैलाते हुए कहा। खाना आ गया और जब तक चंद्र खाता रहा, सुधा सामने बैठी रही और बिनती दौड़ दौड़ कर पूड़ी लाती रही। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आगे के भाग के साथ अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।